यह कहानी है एक जंगल में रहने वाले एक चोर की दो बेटियों की, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूट लेती थीं और फिर उनकी हत्या कर देती थीं। लेकिन एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। किसी राज्य में एक गुस्सैल राजा ने अपने पुत्र राजकुमार वीरेंद्र सिंह को किसी अपराध के कारण देश निकाला दे दिया। वीरेंद्र सिंह ने दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 4 हीरे और कुछ स्वर्ण मुद्राएं साथ लीं और अपने पिता का महल छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह एक साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु ने उसकी उदास शक्ल और कीमती वस्त्र देखकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? वीरेंद्र सिंह ने सारी बात बताई। महाराज, मैं राजा सूर्यवंश का पुत्र वीरेंद्र सिंह हूं। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया है। मैं परदेश जा रहा हूं और रास्ते में आपके दर्शन करने चला आया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, वत्स, तुम नेक दिल हो, परदेश में सावधानी बरतना। मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं जो तुम्हारे काम आएंगी। परदेश में एक से भले 2, किसी और के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना ही पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। किसी और की बिछाई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना पड़े तो पहले बिस्तर अच्छे से झाड़ लेना। अगर शत्रुओं के जाल में फंस जाओ तो नरमी और बुद्धि से काम लेना। वीरेंद्र सिंह ने साधु को प्रणाम किया और परदेश की ओर चल पड़ा। वीरेंद्र सिंह कई दिनों तक अनजान रास्तों पर चलता रहा। सूरज की तपिश और रात की ठंड ने उसके शरीर को थका दिया, लेकिन उसका हौसला अडिग था। एक दिन वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां विशाल पेड़ों की छांव में सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। जंगल में सन्नाटा छाया था। केवल पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। तभी उसकी नजर एक छोटे कबूतर पर पड़ी, जो एक बाज के पंजों में फंसकर छटपटा रहा था। बाज ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन अचानक उसका पंजा ढीला पड़ा और कबूतर नीचे गिर पड़ा। वीरेंद्र ने कबूतर को जमीन पर तड़पते देखा। उसका दिल दया से भर गया। उसने सोचा, यह बेचारा जीव मेरी तरह अकेला और लाचार है। अगर मैं इसे बचा लूं तो शायद साधु की पहली बात पूरी हो, एक से भले 2। उसने धीरे से कबूतर को उठाया, उसके पंखों को सहलाया और अपनी पानी की मशक से उसे थोड़ा पानी पिलाया। कबूतर धीरे धीरे होश में आया और अपनी छोटी सी आंखों से वीरेंद्र को देखने लगा, मानो उसका आभार मान रहा हो। वीरेंद्र ने उसे अपने कंधे पर बिठाया और आगे बढ़ चला। कई दिनों तक दोनों साथ चले। कबूतर कभी वीरेंद्र के कंधे पर बैठता, कभी आसपास के पेड़ों पर उड़ता। वीरेंद्र उससे बातें करता, मित्र, तुम मेरे साथी बन गए हो। इस जंगल में तुम्हारा साथ ही मेरा सहारा है। कबूतर चहचहा कर जवाब देता और इस तरह दोनों का सफर कम अकेला लगने लगा। एक दिन एक सुंदर घास के मैदान में पहुंचकर वीरेंद्र ने विश्राम करने का फैसला किया। उसने कबूतर से कहा, मित्र, तू यहीं आसपास रह, मैं थोड़ा आराम कर लूं। उसने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाई और गहरी नींद में सो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। इस पेड़ पर एक जहरीला सांप और एक क्रूर कौवा रहते थे, जो जंगल के मुसाफिरों के लिए मौत का कारण बनते थे। उनका रिवाज था कि सांप मुसाफिर को डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। जैसे ही वीरेंद्र गहरी नींद में सोया, सांप अपनी बिल से निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह वीरेंद्र की ओर लपका। उसने वीरेंद्र के पैर में डंक मार दिया। जहर तेजी से उसके शरीर में फैला और वीरेंद्र के प्राण निकल गए। कबूतर, जो पास के पेड़ पर बैठा था, यह सब देखकर चीख उठा। उसने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और वीरेंद्र के शरीर पर बैठकर रोने लगा। उसकी चीख सुनकर कौवा नीचे उतरा और वीरेंद्र की आंखें निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन कबूतर ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी छोटी सी चोंच से कौवे की गर्दन पकड़ ली। कौवा छटपटाने लगा, लेकिन कबूतर ने उसे नहीं छोड़ा। कौवे ने सांप को पुकारा, भाई, मेरी मदद करो। सांप लौटा और कबूतर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कबूतर तेजी से उड़ गया। सांप ने बार बार कोशिश की, पर कबूतर की फुर्ती के सामने वह नाकाम रहा। आखिरकार सांप थक गया और बोला, कबूतर, मेरे मित्र को छोड़ दो, मैं तुम्हारे मित्र को जीवित कर दूंगा। कबूतर ने चतुराई से कहा, पहले तुम मेरे मित्र को जिंदा करो, फिर मैं तुम्हारे मित्र को छोड़ूंगा।
सांप ने वीरेंद्र के शरीर से जहर खींच लिया। धीरे धीरे वीरेंद्र की सांसें लौटने लगी। जब वह होश में आया, कबूतर ने कौए को छोड़ दिया। वीरेंद्र ने कबूतर से सारा हाल सुना। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने साधु की पहली बात को याद किया, एक से भले दो। उसने कबूतर को गले लगाया और बोला, मित्र, तुमने मेरी जान बचाई। आज साधु की बात सच साबित हुई। कई दिनों बाद वीरेंद्र और कबूतर एक विशाल नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था और आसपास फूलों की महक हवा में बिखरी थी। कबूतर ने कहा, मित्र, ये मेरा देश है, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। वीरेंद्र ने उसे प्यार से विदा किया और कहा, जा मेरे दोस्त, तूने मेरा साथ दिया, अब अपने परिवार के पास जा। कबूतर उड़ गया और वीरेंद्र नदी किनारे एक पेड़ की छांव में रुक गया। लेकिन यह जंगल साधारण नहीं था। यहाँ एक कुख्यात चोर का परिवार रहता था। चोर का नाम था कालिया, जिसके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी मायावी ज्योतिष विद्या में निपुण थी और अपने जादुई ज्ञान से जंगल में आने वाले मुसाफिरों का पता लगा लेती थी। उसने अपनी विद्या से जान लिया कि एक मुसाफिर जिसके पास 4 अनमोल हीरे हैं, जंगल में आया है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस मुसाफिर को जीवित पकड़ लाओ, मैं उससे हीरे छीन लूंगी और हमारी दौलत दोगुनी हो जाएगी। कालिया और उसके बेटों ने रात के अंधेरे में वीरेंद्र को सोते हुए पाया। उन्होंने उसे रस्सियों से बांधकर अपनी गुप्त गुफा में ले गए, जहां मायावी और उसकी छोटी बहन चंद्रिका रहती थी। चंद्रिका, जो अपनी बहन से बिल्कुल अलग थी, ने वीरेंद्र को देखा तो उसका दिल धड़क उठा। वीरेंद्र की साहसी आंखें और शांत स्वभाव उसे भा गए। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस मुसाफिर को बचाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपने परिवार से बगावत ही क्यों न करनी पड़े। मायावी ने वीरेंद्र को लुभाने के लिए मीठी मीठी बातें शुरू की। उसने कहा, मुसाफिर, तुम थके हुए लगते हो, मेरे लिए बनाए गए स्वादिष्ट भोजन को खाओ, तुम्हें ताकत मिलेगी। उसने एक थाल में सुगंधित खाना परोसा, जिसमें उसने जहर मिलाया था। लेकिन वीरेंद्र को साधु की दूसरी बात याद थी, किसी और के हाथ का बना खाना मत खाना। उसने चतुराई से कहा, मैं इसे जरूर खाऊंगा, लेकिन पहले इसे मेरे सामने किसी जानवर को खिलाओ। मायावी ने गुस्से में एक कुत्ते को बुलाया और उसे खाना खिलाया। कुत्ता खाना खाते ही तड़पने लगा और कुछ ही पलों में मर गया। मायावी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वीरेंद्र शांत रहा। उसने मन में साधु को धन्यवाद दिया और सोचा, साधु की बात ने आज फिर मेरी रक्षा की। मायावी ने हार नहीं मानी। उसने एक शानदार पलंग तैयार करवाया, जिसके नीचे एक गहरा गड्ढा था। गड्ढे में जहरीले सांप और बिच्छू भरे थे, जो रात में वीरेंद्र को डस लेते। उसने कहा, मुसाफिर, ऊपर के कमरे में तुम्हारा बिस्तर तैयार है, वहां आराम करो। वीरेंद्र को साधु की तीसरी बात याद आई, किसी और की बिछाई चारपाई पर मत सोना। उसने बिस्तर को ध्यान से देखा और उसे झाड़ने लगा। जैसे ही उसने गद्दा हटाया, नीचे का गड्ढा और उसमें रेंगते जहरीले जीव दिखाई दिए। वीरेंद्र ने बिस्तर पर न लेटकर पास की एक पुरानी टूटी चारपाई पर रात बिताई। रात के गहराते ही चंद्रिका चुपके से वीरेंद्र के पास आई। उसकी आंखों में डर और प्रेम दोनों थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरी बहन और मेरा परिवार तुम्हें मारना चाहते हैं। आज रात मायावी की बारी है, वह तुम्हें छल से मारने की कोशिश करेगी। किसी तरह बच जाओ, कल मेरी बारी है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। वीरेंद्र ने उसकी सच्चाई को उसकी आंखों में देखा और उस पर भरोसा कर लिया। अगली सुबह जब मायावी ने देखा कि वीरेंद्र सही सलामत है, वह आग बबूला हो गई। उसने अपनी कटार निकाली और चिल्लाई, अपने 4 हीरे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। वीरेंद्र को साधु की चौथी बात याद आई, शत्रुओं के जाल में फंस जाओ तो नरमी और बुद्धि से काम लेना। उसने शांत स्वर में कहा, मेरे पास कोई हीरे नहीं है, अगर तुम मुझे मारोगी तो पछताओगी, जैसे एक साधु ने अपने तोते को मारकर पछताया था। मायावी ने गुस्से में कहा, यह क्या बकवास है, जल्दी बोल, हीरे कहाँ हैं? लेकिन वीरेंद्र ने चतुराई से कहानी शुरू की। एक साधु के पास एक चतुर तोता था। एक दिन साधु गंगा स्नान को गया और तोते को किनारे बिठाकर स्नान करने लगा। तोते ने नदी में एक चमकता फल देखा और उसे निकालकर साधु को दे दिया। साधु ने सोचा, यह अमर फल है, इसे बाग में लगाऊंगा। फल से पेड़ उगा और उसमें फल लगे। एक फल को सांप ने सूंघ लिया, जिससे वह जहरीला हो गया।
साधु ने वह फल कुत्ते को खिलाया जो मर गया। साधु ने गुस्से में तोते को मार डाला, यह सोचकर कि उसने जहर दिया। बाद में एक बूढ़ी औरत ने उसी पेड़ का दूसरा फल खाया और जवान हो गई। साधु को पछतावा हुआ कि उसने अपने समझदार तोते को व्यर्थ मार दिया। यह कहानी सुनाकर वीरेंद्र ने मायावी का ध्यान बांट दिया। वह कहानी में खो गई और रात बीत गई। गुस्से में उसने कहा, आज तो तू बच गया, लेकिन कल मेरी छोटी बहन तुझे नहीं छोड़ेगी। अगली रात चंद्रिका चुपके से आई। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने कहा, तुम सही सलामत हो, मैं बहुत खुश हूं। वीरेंद्र ने पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? चंद्रिका ने दुखी स्वर में बताया, हमारा परिवार पीढ़ियों से इस जंगल में लूटपाट करता आया है। मेरे पिता और भाई मुसाफिरों को पकड़ते हैं और हम बहनें उनसे धन छीनकर उनकी हत्या कर देती हैं। लेकिन मैं इस जीवन से तंग आ चुकी हूं। तुमने मेरे दिल को छू लिया है और मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं। वीरेंद्र ने कहा, मेरे पास 4 हीरे हैं जो मेरी जांघ में सिल रखे हैं, तुम चाहो तो निकाल लो। चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारे हीरे नहीं तुम चाहिए, मैं तुम्हें इस जाल से निकालूंगी। उसने एक योजना बनाई। रात को हम मेरे पिता की तेज दौड़ने वाली घोड़ी लेकर भाग जाएंगे। वह घोड़ी हवा से बातें करती है। आधी रात को जब जंगल में सन्नाटा छाया था, वीरेंद्र और चंद्रिका चुपके से घुड़साल की ओर गए। लेकिन अंधेरे और जल्दबाजी में वीरेंद्र ने गलती से धीमी घोड़ी खोल ली। चंद्रिका ने कुछ धन और जरूरी सामान बांधा और दोनों घोड़ी पर सवार होकर जंगल के अंधेरे में भाग निकले। घोड़ी ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन वह अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही थकने लगी। 50 कोस चलने के बाद घोड़ी रुक गई। चंद्रिका ने चिंतित स्वर में कहा, अनर्थ हो गया, तुम गलत घोड़ी ले आए। मेरे पिता की तेज घोड़ी अब भी घुड़साल में है। वह उसी पर हमारा पीछा करेगा और हमें पकड़ लेगा। वीरेंद्र का दिल धड़कने लगा, लेकिन चंद्रिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, घबराओ मत, उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरे पिता तुम्हें पकड़ने आएंगे, मैं उनकी तेज घोड़ी को तुम्हारी डाल के नीचे ले आऊंगी। तुम कूद कर उस पर बैठ जाना। सुबह होते ही कालिया को पता चला कि उसकी छोटी बेटी और मुसाफिर गायब हैं। उसने गुस्से में अपनी तेज घोड़ी निकाली और पीछा शुरू किया। उसकी घोड़ी हवा की तरह दौड़ रही थी और वह तेजी से वीरेंद्र और चंद्रिका के करीब पहुंच गया। वीरेंद्र पेड़ पर चढ़ा हुआ था और चंद्रिका नीचे खड़ी थी। जैसे ही कालिया ने वीरेंद्र को पेड़ पर देखा, वह चिल्लाया, अब तू नहीं बचेगा, और पेड़ पर चढ़ने लगा। चंद्रिका ने मौका देखकर तेज घोड़ी को पेड़ के ठीक नीचे खड़ा किया। वीरेंद्र ने साहस जुटाया और एक छलांग लगाकर घोड़ी पर बैठ गया। चंद्रिका ने तेजी से घोड़ी की लगाम पकड़ी और उसे दौड़ा दिया। कालिया पेड़ पर चढ़ा हुआ देखता रह गया और उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। वीरेंद्र और चंद्रिका कई दिनों तक जंगल, पहाड़ और नदियों को पार करते हुए एक दूर के शहर में पहुंचे। वहां उन्होंने एक छोटा सा घर लिया और साधारण जीवन शुरू किया। चंद्रिका ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और वीरेंद्र के साथ एक नई शुरुआत की। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया और उनका प्रेम दिन ब दिन गहरा होता गया। कई साल बाद जब वीरेंद्र का देश निकाला पूरा हुआ, वह चंद्रिका को लेकर अपने राज्य लौटा। राजा सूर्यवंश ने अपने बेटे को गले लगाया और उसकी हिम्मत और बुद्धि की प्रशंसा की। वीरेंद्र ने चंद्रिका से शादी की और दोनों ने मिलकर एक सुखी और समृद्ध जीवन जिया। निष्कर्ष यह कहानी सिखाती है कि प्रेम, बुद्धि और विश्वास से हर मुश्किल हालात से निकला जा सकता है। सही समय पर सही निर्णय और आपसी भरोसा असंभव को भी संभव बना सकता है।